Hi students, welcome back to Shortcut. We are continuing our chapter number 5 from our social science book of class 9th. The chapter is Movement towards Independence. तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था किस प्रकार से जो कुछ मूवमेंट्स थे, साइमन कमीशन का विरोध किया गया, फिर उसके अलावा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और पिछले वीडियो के अंदर जो लास्ट वीडियो हमने किया था सेकंड चैप्टर का, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर उन्होंने मतभेद होने के कारण वो छोड़कर किस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए उन्होंने कवायद शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या आगे कि अमेरिका ने जो बम यूज़ किए थे उन बमों के यूज़ के कारण जो जापान था, जो जापान को घुटने टेकने पड़े और जापान ने जब हार मान ली तो इसके साथ ही भारत को मिलने वाली मदद जो है वो पीछे से आना बंद हो गई। तो इस प्रकार से भारत जो है जो ये आज़ाद हिंद फौज थी उसे भी हार माननी पड़ी और हमारे जो सोल्जर्स थे सबको पकड़ लिया गया। अब हम पढ़ेंगे अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were accused of treason and put on trial. जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके जो सारे लीडर्स वो थे, उसके सोल्जर्स थे, जो कमांडर्स थे, उनको पकड़ लिया गया और उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पे ट्रीट किया जाने लगा और उनको यानी कि देशद्रोह यानी कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाने लगा। भूलाभाई देसाई एंड जवाहरलाल नेहरू प्लीडेड देयर केस, उनके केस को लड़ा भूलाभाई देसाई जो एडवोकेट थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन लोगों ने उनके केस को लड़ा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड दैम विद पनिशमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पनिश किया। लेकिन जैसे ही उनकी पनिशमेंट शुरू हुई यानी कि उनके ऊपर घोषणा हुई उनकी सज़ा की, उसके साथ ही पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यानी कि चारों तरफ जो थे वो जगह जगह पर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट यानी कि विद्रोह शुरू हो गया। तो जैसे ही उनके लिए सज़ा सुनाई गई उसके बाद पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए ताकि उन लोगों को मुक्त किया जाए। और जब पूरे देश के अंदर विद्रोह शुरू हुए तो इनके सामने जो सरकार थी उसको झुकना पड़ा और उन्होंने पनिशमेंट जो थी उसको विड्रॉ कर लिया, यानी कि सज़ा को वापस ले लिया, उनकी सज़ा से उनको मुक्त कर दिया। दीज इवेंट्स एंड विद नेवल म्यूटिनी ऑफ बॉम्बे द ब्रिटिश रियलाइज देयर रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर बी टेनेबल। अब ये जो घटनाएं हुई, जैसे कि पूरे देश के अंदर विद्रोह हुआ इन हमारे सैनिकों को सज़ा देने के विरोध में, और इसके अलावा नेवल म्यूटिनी हुई थी मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर एक विद्रोह किया गया था नेवी के द्वारा। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको एक रियलाइज़ हो गया, उसको ये बात का पूरा विश्वास हो गया कि भारत के अंदर अब ये अंग्रेज़ ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगे। इस कारण से फरवरी 20 1947 को एटली जो कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ छोड़कर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि वो भारत को छोड़कर सारी पावर्स जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देकर यहाँ से चले जाएंगे। कब? 1948 के जून तक, यानी कि जून 1948 तक वो भारत को खाली कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सो इस तरीके से इन अ चेंज सिचुएशन माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेबल। उस समय भारत के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड वेबल, उनकी जगह पर वाइसरॉय को भारत भेजा गया। व्हेन ही टुक चार्ज ऑफ हिज पोस्ट कम्युनल राइट्स स्टार्टेड इन इंडिया। जब वाइसरॉय के तौर पे माउंटबेटन ने ज्वाइन किया तो उसके बाद भारत के अंदर कम्युनल राइट्स यानी कि कौमी दंगे शुरू हो गए, यानी कि जगह जगह पर राइट्स शुरू हो गए। राइट्स मतलब कौमी दंगे, लोग धर्म के नाम पे आपस में लड़ने लगे। द कंडीशन ऑफ इंडिया बिकेम पैथेटिक, यानी कि भारत की सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगी, चारों तरफ मारकाट शुरू हो गया। इन जुलाई 1946 द गवर्नमेंट सिक्योर्ड 201 सीट्स आउट ऑफ 210 एंड मुस्लिम लीग 73 सीट्स आउट ऑफ 78 फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ इंडिया फॉर द प्रायर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस समय कांग्रेस ने 201 सीट्स जीती 210 में से, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती 78 में से, भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए। द लीग प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान। जो लीग था, मुस्लिम लीग की बात करें हम, लीग मतलब मुस्लिम लीग ने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला कि उसे पाकिस्तान चाहिए, यानी कि भारत से एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। और 16 अगस्त 1946 को सो टेरेबल कम्युनल राइट्स एंड ट्यूमुलेंट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। भारत के अंदर जगह जगह पर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद मारकाट होने लगा। लुकिंग एट द सिचुएशन इन इंडिया, भारत में सिचुएशन को देखते हुए सरदार पटेल, पंडित नेहरू और कांग्रेस के जो दूसरे आला दर्जे के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम लीग की डिमांड जो है पाकिस्तान बनाने की, उसको मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज मुस्लिम लीग एंड जिन्ना इंसिस्टेड फॉर सेपरेट पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना और जो मुस्लिम लीग थी इनकी जो डिमांड थी पाकिस्तान बनाने की,
उसको पूरा करने के लिए अब भारतीय सब नेताओं को पता लग गया, समझ में आ गया कि ऐसा करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग जो थे वो इस मांग पर अड़े हुए थे। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑन December 9, 1946। इवन मुस्लिम लीग ने जो पहली जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की हमारे मंत्रियों की दिसंबर 9, 1946 को, उसको भी बॉयकॉट किया, यानी कि वो उसमें शामिल नहीं हुए मुस्लिम लीग के नेता। द मुस्लिम लीग एग्जीक्यूटिव हेल्ड ऑन January 31, 1947 decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan। 31 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने हमारी कैबिनेट मीटिंग यानी कि जो मंत्रालय की मीटिंग होती है जो मंत्रियों की, उसको बायकॉट करने का पूरा फैसला किया। और इस तरीके से उन्होंने अपने पाकिस्तान की डिमांड जो थी पाकिस्तान बनाने की, उसको और ज़्यादा तूल देने की कोशिश की। माउंटबेटन जो थे उस समय के वाइसरॉय, उन्होंने नेहरू और पटेल को कन्विंस किया, और जो इस बात को पूरे तरीके से समझ चुके थे कि हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट having administrative units under the center shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents। अब हुआ यूं कि भाई वो लोग सोच रहे थे कि भी एक ही देश में रहकर भले हम भारत को भारत ही रहने दें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग बन जाए, यानी कि अलग अलग जगह, यानी कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग मतलब इलेक्शन हो और हिंदुओं के लिए अलग हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से तो एक देश को चलाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ही हमारे जो बड़े नेता थे वो समझ गए कि ऐसा करके, यानी कि एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने से बेटर है एक स्ट्रॉन्ग वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाए। इसलिए उन्होंने अंत में नेशनल लीडर्स फाउंड दिस आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल। सरदार पटेल एंड नेहरू डिस्कस दिस मैटर विद गांधी जी, हु वाज ऑल्सो हेल्पलेसली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विद हैवी हार्ट्स। अब फिर पटेल और नेहरू जी जो थे, इन लोगों ने मिलकर गांधी जी के सामने ये मैटर रखा, और गांधी जी ने भी इसको एक्सेप्ट किया बड़े दुखी हृदय के साथ, और भारत और पाकिस्तान को अलग करने का एक प्लान तैयार किया गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं फ्रीडम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन इन मीटिंग, तो यहाँ पर एक मीटिंग की जा रही है जिसमें माउंटबेटन भी है और जो ब्रिटिश कुछ इसमें डेलीगेट्स भी हैं और भारतीय नेता भी इसमें हैं, जिसमें आप पंडित नेहरू और सरदार पटेल को देख रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर भी हैं, और इन सब के सामने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत को 2 पार्ट में बांट दिया और भारत से जाने का भी प्रबंध कर लिया। माउंटबेटन प्लान 1947। On March 24, 1947, Viceroy Mountbatten presented his scheme. According to him, there was no alternative other than the partition of India. National and prolific leaders like Sardar Patel understood the matter after many discussions and finally, on June 3rd, 1947, Viceroy Mountbatten decided to plan the partition of India. This plan is known as माउंटबेटन प्लान। अब वाइसरॉय माउंटबेटन ने एक प्लान प्रेजेंट किया, एक स्कीम प्रेजेंट की सबके सामने कि भारत को हमें 2 पार्ट में बांटना ही पड़ेगा और पाकिस्तान हमें बनाना होगा। हमारे जो आला दर्जे के नेता थे सरदार पटेल और नेहरू जैसे, इन लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी थी कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये जो प्लान है ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत का जो पार्टीशन है इस प्लान को सबके सामने रखा, और ये प्लान माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया गया था, इसीलिए इसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस प्लान। कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीग इन दोनों ने ही इसको एक्सेप्ट किया। व्हेन माउंटबेटन प्लान स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, द पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल एंड सियालहेत प्रोविंस ऑफ असम डिसाइडेड टू जॉइन ईस्ट पाकिस्तान। और जब ये प्लान पूरा किया जाने लगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान को पार्टीशन किया जाने लगा, तो ईस्ट बंगाल और सियालहेत प्रोविंस ऑफ असम का जो सियालहेत प्रोविंस है, इन्होंने डिसाइड किया कि ये ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल वर एफिलिएटेड विद इंडिया एज पर डिसीजन ऑफ देयर असेंबली। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल भारत में ही रहे, लेकिन सियालहेत और ईस्ट बंगाल का कुछ पार्ट्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन होने लगे। वेस्ट पंजाब ज्वाइन विद पाकिस्तान। वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान में चला गया। इट वॉज डिसाइडेड टू एफिलिएट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस सिंध बलूचिस्तान विद पाकिस्तान। ये जो प्रोविंसेस है ये भी पाकिस्तान में दिए गए, यानी कि भारत का एक ऐसा नक्शा तैयार किया गया जिसमें जो ज़्यादातर पार्ट था वो भारत में रहा, लेकिन काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत का जो था वो पाकिस्तान में चला गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू द माउंटबेटन प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंटबेटन। तो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया IIA, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके मुताबिक भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन रहे, एंड जनाब जिन्ना वाज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे माउंटबेटन, और पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो जनाब जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। बाय दिस एक्ट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश रूल केम टू एंड। तो इस तरीके से भारत जो था उसकी निर्भरता
ब्रिटेन के ऊपर जो थी वो खत्म हो गई। देयरफॉर गांधी जी कंसिडर दिस एक्ट एज द वन एंड ओनली बेस्ट एंड बेनिफिशियल एक्ट गिवन बाय द ब्रिटिश टू इंडिया। तो यहाँ से मतलब भारतीयों की जो डिपेंडेंसी थी अंग्रेज़ों के ऊपर उसको ख़त्म किया गया और इस एक्ट को गांधी जी ने बेस्ट एक्ट कहा गया गांधी जी के द्वारा कि ब्रिटिशर्स ने जो भी काम किया उसमें सबसे बेस्ट जो एक्ट है वो एक ही है और वो है ये हमारा एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक फंक्शन किया गया और एट द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14 अगस्त की मिडनाइट की बात है। द यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द पोल एंड इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राइकलर वॉज होस्टेड। 14 अगस्त 1947 को रात को ये झंडा जो था इंग्लैंड का झंडा जिसको यूनियन जैक कहा जाता है वो उतार लिया गया और उसकी जगह पर भारत का ट्राई कलर तिरंगा लहरा दिया गया। और जो डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी जो पत्र थे, जो भी पत्र मतलब जितने भी कागजात थे, वो सब हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि सी राजगोपालाचारी जो कि पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनके हाथ में सौंप दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। पहले जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? सी राजगोपालाचारी, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं। तो माउंटबेटन ने वो सारे जो कागजात थे वो राजगोपालाचारी को सौंप दिए। एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। पूरा देश जो था वो पूरा एक्साइटमेंट से भर गया और ये पूरा ट्रांसफ़र जो पावर का जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस था इसमें काफ़ी समय लगा। 15 अगस्त 1947 की सुबह जो हुई यानी कि 14 अगस्त को हमने अपना झंडा फहरा दिया, तो 15 अगस्त की जो सुबह थी वो एक नया सवेरा लेके आई थी भारत के लिए और इस दिन सब लोगों ने फेस्टिवल जैसा माहौल था पूरे देश के अंदर क्योंकि भारत अब आज़ाद हो चुका था। तो हर एक व्यक्ति जो था वो खुश था। लोगों ने अपने घरों को सजाया, तोरण टांगे और अच्छे अच्छे जो भी मतलब रीति रिवाज पूजा जो होती हैं अपने दरवाज़ों के ऊपर जो खुशी के समय लगाते हैं वो सब चीज़ें की। लोगों ने स्वीट्स तक डिस्ट्रीब्यूट की स्कूल्स के अंदर और बहुत सारे लोगों ने तो बहुत रिलैक्सेशन की, एक रिलीफ फील किया क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद, लंबे एक स्ट्रगल के बाद भारत को आज़ादी मिली थी। गांधी जी वो शॉक्ड, गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा था क्योंकि भारत जो था वो दो पार्ट में बंट चुका था। वो काफ़ी दुखी थे, इसीलिए वो मेडिटेशन में चले गए यानी कि उन्होंने मौन व्रत समझिए कि धारण कर लिया। वो पूजा पाठ में ज़्यादा अपना ध्यान देने लगे क्योंकि वो अंदर से टूट चुके थे भारत के दो टुकड़े होते देखकर। इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे सामने जो इमीडिएट समस्याएं थी वो क्या थी? भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग नेशंस बनाए गए तो इसके मुताबिक कुछ समस्याएं जो हमारे सामने खड़ी हुई वो क्या थी? पहली थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स की मिलिट्री जो है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। फिर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिस्प्यूट से भी क्या प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी। पाकिस्तान बोल रहा है कि आधा, जब एक घर के अंदर दो भाई हैं वो अलग अलग होंगे तो प्रॉपर्टी के ऊपर बंटवारा तो आधा आधा होगा ना। वैसे ही तो भारत जो है वो दो पार्ट में बटा, तो अब दो पार्ट में बंटने के बाद क्या चीज़ पाकिस्तान के पास रहेगी, क्या भारत के पास रहेगी, ये देखना था अभी। फिर डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स की कितना कर्जा है और कितना हमारे पास जमा पूंजी है वो सब कैसे बांटेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज़ यानी कि रिफ्यूजी जो भारत से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से भारत में आए जो लोग जो यहाँ रहना चाहते थे उनको कैसे सेटल किया जाए। इवन आपसे कहा जाए कि हमारे जो दादा परदादा थे वो भी पाकिस्तान से आए थे, तो किस प्रकार से वो भारत में आके उन्होंने जो समस्याएं सामने उनके आई कि कैसे पहले वहाँ से लाया गया उनको बड़ी मुश्किल से, फिर यहाँ आकर उनको दोबारा से बसाना, ये बहुत ही बड़ी समस्या थी हमारी सरकार के सामने। दैन पब्लिक सर्विसेज एंड अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो यानी कि हमारे IAS IPS अफसर होते हैं उनको कैसे अरेंज किया जाए, उनको कैसे सेटअप किया जाए। फिर डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसको कैसे मार्क किया जाए। इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी। तो ये कुछ हमारे सामने चैलेंजेस थे। A 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed. एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो 5 मेंबर कमेटी थी इसके चेयरमैन थे लॉर्ड माउंटबेटन और 2 मेंबर्स थे इसमें पाकिस्तान के और 2 भारत के। द कमिटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ये जो कमेटी बनाई गई थी इसने अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि कुछ भी अगर मतभेद हैं तो दोनों नेशंस जो हैं वो फाइनल डिसीजन जो है जो इनके जो हेड लेंगे यानी कि माउंटबेटन जो भी लेंगे डिसीजन उसको माना जाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड 1 ऑफ पाकिस्तान अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो फाइनल डिसीजन था वो माउंटबेटन नहीं, वो हमारे चीफ जस्टिस लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसमें एक मेंबर रहेगा पाकिस्तान का, एक रहेगा इंडिया का और ये तीनों लोग मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी मतभेद हैं वो आपस में सुलझाए जाएंगे और जो भी डिसीजन यहाँ पर चीफ जस्टिस के द्वारा दिया जाएगा उसको माना जाएगा।
मिलिट्री कमांडेंट जनरल ऑफ इंडिया कंपाइल्ड द पार्टीशन ऑफ आर्मी, मिलिट्री वेपन्स एट्सेट्रा। और जो हमारे मिलिट्री वेपन्स और आर्मी का जो मिलिट्री का जो पार्टीशन करना था वो कौन डिसाइड करेगा? हमारे मिलिट्री कमांडेंट जनरल। द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया बाय फरवरी 28, 1948। और इस दिन 28 फरवरी 1948 को ब्रिटिश आर्मी भारत को छोड़कर चली गई। ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, जुडिशरी वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज़ वेदर दे वुड सर्व इंडिया और पाकिस्तान। जितने भी जो सरकारी अफसर थे, भले वो IAS IPS अफसर थे या जो भी थे, उनको ऑप्शन दिया गया, भले वो मिलिट्री वाले थे, जुडिशरी वाले थे, कि वो भारत में सर्विस करना चाहते हैं पाकिस्तान, जहां उनका मन करे वहां पे उनको जाने का चूज़ करने की आज़ादी दी गई। दे वर गिवन एश्योरेंस दैट अबाउट देयर पे, उनको एश्योर किया गया कि आपकी सैलरीज, आपको जो अलाउंस और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस या पेंशन जो भी है जो यहाँ मिलने वाली है वही वहाँ मिलेगी। तो कोई भी आदमी अगर भारत से पाकिस्तान जाना चाहे या पाकिस्तान से भारत आना चाहे तो दे वर फ्री टू मूव। A large number of refugees from both countries migrated, leaving their house and properties. India solved the tremendous problem of their rehabilitation and restoration very skillfully and patiently. अब बहुत बड़ी संख्या में माना जाता है, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता लगेगा कि दुनिया, पूरे विश्व की हिस्ट्री में आज तक का जो सबसे बड़ा माइग्रेशन था वो यही था, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन। क्योंकि लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भारत में लोग आए। कहा जाता है जब इस लाइन को ऊपर से देखा गया तो कई किलोमीटर लंबी लाइन पाई गई, क्योंकि उस समय लोग अपनी बैलगाड़ियों पर पैदल ही चलते हुए आ रहे थे। तो ये जो समस्या थी, लोग अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने घर बार छोड़कर एक देश से दूसरे देश यानी कि पाकिस्तान से भारत और भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बसे जाकर, और ये जो समस्या हमारे सामने थी, इतने लोगों को रिहेबिलिट करने की यानी कि इनको दोबारा से बसाने की, इस समस्या को भारत ने बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या को सुलझा लिया। द देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सरदार पटेल मर्ज्ड अबाउट 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया इनटू इंडियन यूनियन। ये तो आप जानते ही हैं, जैसे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ कि लगभग 562 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर सरदार पटेल ने भारत बनाया, जिसको हम इंडियन यूनियन कहते हैं। सरदार पटेल्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सॉल्व द प्रॉब्लम। सरदार पटेल की जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, बहुत ही कड़क दिल वाले इंसान थे, आयरन मैन उनको कहा जाता है। इनके जो लोगों को समझाकर, जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स के अंदर कि किस प्रकार से कश्मीर जो राजा हरि सिंह थे वो भी भारत के अंदर नहीं आना चाहते थे, लेकिन अंत में जब पाकिस्तान ने अटैक किया 1948 में तो उसको भी भारत में हमने मिलाया। इसके बाद जूनागढ़ जो थे, उसके नवाब जो थे वो भी पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के एफर्ट्स के बाद उसको भी भारत में मिलाया गया। इसके अलावा एक और स्टेट थी जो थी हैदराबाद को भी पाकिस्तान में मिलाया जाना चाहते थे वहाँ के नवाब, लेकिन सरदार पटेल के एफर्ट्स के बाद ही इनको फ्री करवाया जा सका। Yet long-term planning to find a solution to problems like effects of communal rights due to partition। अब इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी प्लानिंग्स थी वो करनी अभी बाकी थी, जैसे कि कम्युनल राइट्स के क्या प्रभाव पड़े पार्टीशन के समय, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ। द शॉक ऑफ महात्मा गांधीज डेथ, 1948 में महात्मा गांधी की भी मौत हो गई। टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, भारत को इंडिपेंडेंट बनाना यानी कि पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बनाना। सेल्फ रिलायंट विद हेल्प ऑफ गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार की मदद से सेल्फ रिलायंट, पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बनाना। वीक कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय एग्रीकल्चर की जो वीक कंडीशन उसको कैसे सुधारा जा सके और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जो कि पीस और ट्रैंक्विलिटी देश के अंदर लाइन की एकदम पीस और एक समानता का दर्जा सब लोगों को मिले ऐसा। द इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और भारत की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा, ये सब मुद्दे जो थे हमारे लिए तब भी बने हुए थे और हमने बड़े अच्छे से इनको टैकल किया और आज भारत एक विश्व पावर के रूप में पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भारत को आज़ाद करवाने की जो कवायद थी वो बहुत ही लंबे समय तक खींची। हमने देखा था कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक 90 साल कैसे हमारे बीते और किस तरीके से हम अंग्रेज़ों के जुल्म को सहते रहे, और जो हमारे क्रांतिकारियों ने, जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए जान दी, रियली उन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए हमें दिल से। आज जिस आज़ाद वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, ये वातावरण भले हमें फ्री में मिल गया है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हमारे पुरखों को चुकानी पड़ी है। तो हमें इस आज़ादी की कद्र करनी चाहिए और हमारे देश को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए सदा ही तत्पर रहकर काम करना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।